अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। व्यूवर्स, कुछ बहनों बेटियों ने मैसेजेस में ये एक मसले की तरफ मेरी तवज्जो मबज़ूल कराई है कि बाज़ बच्चियाँ होती हैं 14 से 16 साल की उम्र में, यानी बलूगत को वो पहुँच जाती हैं, लेकिन उनका हैज़ सही तरीके से नहीं आ रहा होता या रुका हुआ होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बहनों ने भी पता किया है कि भाई हमारे तो मेंसेस पहले बिल्कुल ठीक-ठाक थी, तो अभी हैज़ रुक जाता है, 2-2 3-3 महीने रुक जाता है। तो इसके लिए कोई डॉक्टर साहब हमें मशवरा दे दें या कोई हमें ऐसी मेडिसिन बता दें। तो आज की वीडियो उन बहन और बेटियों के लिए है कि जिन्होंने इसके बारे में इस्तिफ़सार किया है, पूछा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा रिजीम भी बताऊँगा कि जिसको अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगी, तो इससे हेज़ खुल कर आ जाएँगे, यानी उसके 2-3 डोज़ ही आप लेंगे तो उससे हेज़ खुल कर के आ जाएँगे। और कुछ अरसा अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मसला वन्स फ़ॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा। साथ में वीडियो में आप लोग साथ रहें, इसमें मैं आपको 5 ऐसी बेहतरीन फूड टिप्स के बारे में भी बताऊँगा कि जिनको अगर आप घर पे ही इस्तेमाल करेंगी तो एमेनोरिया या हैज़ की बेकायदगियाँ ये आपको देखने में नहीं मिलेंगी। व्यूअर्स, इन तमाम बातों पर आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। और इससे फिर आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा और घर बैठे ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि मेरा जो ये मसला है, इसके पीछे इस बीमारी का अमल दखल है। विवर्स, एमेनोरिया, एमेनोरिया इसे इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में आप इसको हैज़ का बंद हो जाना, हैज़ की बेकायदगी हो जाना, हैज़ का बहुत-बहुत महीनों तक ना आना और बाज़ सूरतों में आकर एक दिन ये अपना वो ज़ाहिर हो जाता है और उसके बाद फिर बंद हो जाता है। इस हैज़ की बंदिश से बहुत सारे मसाइल औरतों को देखने पड़ते हैं। उसके अलामात पर भी मैं आऊँगा, लेकिन जो मसला सबसे बड़ा है और जो अक्सर हमारी ख़वातीन को पेश आता है कि उनमें बहुत अजीब अंदाज़ में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी उनके जो हाथों, यानी यहाँ ये इलाके जो हैं, यहाँ उनके फैट्स डिपॉज़िट हो जाती हैं, पीछे हिप्स की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा फैट डिपॉज़िशन हो जाती है और वो बेचारी कहती रहती हैं कि हम तो इतना नहीं खाती, लेकिन फिर भी हमारा वज़न बेतहाशा बढ़ रहा है। तो उसमें एक रीज़न ये भी होती है कि अगर हैज़ खुलकर और टाइम पर नहीं आता, तो इसमें ये मसले देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, पहले चलते हैं और वो अलामात देख लेते हैं कि जो एमेनोरिया या हैज़ की किल्लत या हैज़ की बेकायदगी की वजह से मरीज़ में देखने को मिलती है। एक तो बड़े वाज़ेह सा है कि उसका हैज़ आ नहीं रहा, ये तो सब औरतों को खुद ही पता होता है। उसके अलावा इन मरीज़ाओं को हेडेक होता है, यानी बहुत सख्त सर दर्द होता है। इनको मतली की कैफ़ियत होती है। इसके अलावा इनके मूड स्विंग होता है, कभी रो रही है, कभी हँस रही है, कभी गुस्से में है, कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है ऐसी औरतों में, तो ये भी देखने में मिलता है। इसके अलावा एबनॉर्मल फैट डिपोज़िशन स्टार्ट हो जाती है, यानी उनके जिस्म पर इज़ाफ़ी चर्बी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इन औरतों के ब्रेस्ट के साइज़ में चेंज आ जाता है, या तो श्रिंक कर जाते हैं या बहुत फूल जाते हैं और चलते हुए भी उनको उनमें दर्द महसूस होता है। उससे सिक्रीशन हो सकती है मिल्की व्हाइट टाइप की। इनके चेहरे पर फाज़िल बाल आ जाते हैं, जैसे मूंछ दाढ़ी जैसे मर्दों की होती है, तो इन औरतों में भी ये मसला आ जाता है। इनके हाथों पैरों पर भी ये इज़ाफ़ी बाल आ जाते हैं। साथ में जो उनके एक्चुअल बाल हैं, जो सर के बाल हैं, जो ज़रूरी बाल हैं, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो बेजान से हो जाते हैं, वो रूखे से हो जाते हैं। तो ये थी कुछ चीदा-चीदा अलामात जो कि एमेनोरिया की वजह से औरतों को नज़र आ सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि एमेनोरिया कितने टाइप का होता है। व्यूअर, इसमें पहली किस्म जो है उसे प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं और प्राइमरी एमेनोरिया
उन बच्चियों को हो जाता है जो 14 से 16 साल की उम्र में होती हैं और उनकी बलूगत हो जाती है, लेकिन हैज़ उनका नहीं आ रहा होता। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं। उन रीज़न में अगर आप देखें कि या तो वो अंडरवेट होंगी या फिर वो ओवरवेट होंगी, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है, अगर ख़ानदान की औरतों में, इसकी माँ की तरफ या वालिद की तरफ की जो औरतें हैं, उनमें ये चीज़ आ रही है एमेनोरिया, तो इनमें भी आ सकती है। फिर एक और वजह आती है, उसे जेनेटिक काज़ कहते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम जो है। ये फिर आगे लंबी चौड़ी टेक्निकल बात होगी, लेकिन इतना समझ लें कि वो जेनेटिक काज़ की वजह से भी ये हो सकता है। फिर ऐसी बच्चियां जो स्कूल में या कॉलेजेस में ज़्यादा गेम्स में होती हैं और एक्सटेंसिव उनके एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं वो होती हैं, तो इसकी वजह से इनको एमेनोरिया हो जाता है। साथ में एक और चीज़ है मेल न्यूट्रिशन। अक्सर बच्चियां कॉन्शियस होती हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो हम ज़्यादा नहीं खाते, तो जिसकी वजह से वो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, तो वो उनको मिलते नहीं है, तो उसकी वजह से उनका जो ये साइकिल्स का प्रॉब्लम है ये भी आ जाता है। इसके बाद जो दूसरी किस्म आती है वो आती है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में जो मेन काजेज हैं वो ये है कि या तो प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में तो एमेनोरिया होगी ही, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेंसेस नहीं आते। दूसरा, बाज औरतें जब तक अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके मेंसेस रुक जाती हैं, यानी मेंसेस नहीं आती। फिर वो औरतें होती हैं कि जो मेनोपाज के करीब होती हैं, यानी 45 प्लस जा रही हैं, 47 में, 48 ईयर में या 50 ईयर्स में, और वो मेनोपाज के एज के नज़दीक जा रही हैं, तो ऐसी औरतों की भी 3-3, 4-4, 5-5 महीने हेज रुक जाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी एमेनोरिया है उसमें और काजेज भी हैं, जैसे यूट्रीन स्कैरिंग है, यानी यूट्रस जो है उसमें स्कार्स से पड़ जाते हैं, ये अलग बीमारी है। हाइपोथैलेमस की जो डिजीज़ है उसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के अफ़आल या फंक्शंस जो हैं उसमें अप एंड डाउन आने से, यानी बेएतदाली आने से, उसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। और विवर्स बाज़ अद्वियात होती हैं कि जिसके इस्तेमाल से, और वो अद्वियात बाज़ लोग सालों साल कन्वेंशनल मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली उसमें हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात हो गई हैं कि जिसकी वजह से फिर एमेनोरिया हो सकता है। साथ में जो साइकेट्री के मरीज़ होते हैं वो साइकेट्री के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल की उनको एंटी डिप्रेसिव या जिसे ट्रांकुलाइजर्स कहते हैं ये इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल से भी उन लोगों को सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाते हैं। विवर्स, ये कुछ चीदा चीदा जो बहुत ज़रूरी अकसाम थी, अलामात थी, ताकि मेरी बहनें बेटियां इसको समझ लें कि इसमें इतनी वजूहात हो सकती हैं। और स्पेशली मैं हर वीडियो में ये आपसे बात करता हूँ और आज भी कहूँगा कि आप लोग ये किया करें कि जैसे ही काजेशन मालूम हो तो काज का इलाज किया करें, बीमारी का नहीं। यानी जिस वजह से वो बीमारी लाहक हुई है, अगर उस बीमारी को टारगेट कर दिया जाए तो फिर मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाता है। से फॉर एग्जांपल, अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से एमेनोरिया हुआ है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को अगर आप ख़त्म करेंगे तो एमेनोरिया खुद ठीक हो जाएगा। ट्रांकुलाइजर्स या ऐसी अद्वियात से आपको हो रहा है तो उन अद्वियात को चेंज कर दें। पिट्यूटरी ग्लैंड या जो थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शन है, तो पहले उस माल फंक्शन को ठीक कर दें, तो वो ठीक होगा तो इधर एमिनोरिया भी ठीक होगा। रिवर, यहाँ मैं आपको अलसेफ होम्यो रिजीम फॉर एमिनोरिया आपको बताऊंगा, जिसके लेने से, चंद ही डोजेस लेने से मेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं अगर उनका बेड मौजूद है। तो जब स्टार्ट हो जाती हैं तो 2-3 बार अगर वो पेशेंट इस तरह लेगा तो उसके साइकिल नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, अब चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि वो हमारी कौन सी अद्वियात हैं अलसेफ होम्यो रिजीम फॉर एमेनोरिया में।
चलते हैं चार्ट पर। व्यूअर्स, इसमें जो फर्स्ट डे पर आप लोगों ने देनी होती है वो सल्फर 1 एम की एक खुराक 2 कतरे जुबान पर आप मरीज़ा के डालेंगे। दूसरे दिन से आप एक बॉटल ले लें खाली, और उसमें पल्स्टीला क्यू, आशुका क्यू, सनेशियो क्यू, और फिर इसको 10 ज़बरदस्त झटके देकर 15-15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त नीम गरम आधे कप पानी में दें। साथ में कैलकेरिया फॉस 6 3 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम ये दें। तो ये अद्वियात अगर आप देंगे तो इससे मरीज़ा के जो अलामात हैं वो भी बहुत जल्द ख़त्म होंगे और मरीज़ा विद इन नो टाइम ठीक हो जाएंगी। जैसे व्यूअर्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 5 गोल्डन फूड टिप्स बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को घर बैठे अपने मर्ज का इलाज मुमकिन हो जाएगा। इसमें व्यूअर्स आप लोगों ने वो खुराक लेनी है, चार्ट भी आ जाएगा, कि जिन खुराक में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों, क्योंकि ये भी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है और एमेनोरिया ट्रीट हो जाती है। दूसरे नंबर पर हमारे वो ग़िज़ाएँ आती हैं कि जिसमें फाइबर बहुत कम हो, यानी हाई फाइबर वाली खुराक आप लोगों ने नहीं लेनी। हाई फाइबर क्या करता है, ये हमारी जो फीमेल के हार्मोन सिस्टम्स हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एलएच है, एफएसएच है, तो इन हार्मोन्स को ये इनहिबिट करता है, इनके काम को रोकता है। जब रोकता है तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। जब प्रॉपर काम नहीं करेगा तो साइकिल्स या बंद होंगी या बेकायदा होंगी। तो लो जो फाइबर वाली ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा पाइनएप्पल का जूस आप इस्तेमाल करें तो इससे भी साइकिल्स रेगुलेट हो जाती हैं। फिर जो सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट में एक विटामिन बी की तरह एक इंग्रेडिएंट होता है, एनेसेटॉल उसे कहते हैं, और एनेसेटॉल अगर आपके बॉडी में आता है फीमेल में, तो फीमेल का जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में काम करता है और ये साइकिल्स को रेगुलेट करता है। यानी जो नॉर्मल साइकिल्स हैं उसको ये वेल इन लाइन करता है, यानी बिल्कुल तरतीब से कर देता है कि महीने के इन दिनों में साइकिल्स आएंगी, तो इस तरह वो आती हैं। फिर आप लोगों ने ये करना है, पांचवा जो वो है पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स आपने लेनी है। अब इसमें जो सवाल उठता है कि वो कौन सी ग़िज़ा है जिसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, तो उसकी एग्जांपल है वॉलनट, यानी अखरोट। अगर आप 2-3 दाने खाएंगी तो उससे भी ये होगा कि आपके साइकिल्स नॉर्मल रहेंगे। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको फ्रेंड और स्पेशली उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो फीमेल हैं उनके साथ इसको डेफिनेटली शेयर करें, ताकि उनके मालूमात में भी इजाफा और उनको ये भी पता चल सके कि इसकी अद्वियात भी हैं और खुराक के ज़रिए भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। व्यूअर्स, मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।